नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, कई एपिसोड्स में हम लोग ने शिक्षा के ऊपर तो बहुत सारी बातें की हैं और कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने महिला शिक्षा के ऊपर भी कुछ छोटे मोटे कवरेजेस किए हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो विशेषतः ये महिला शिक्षा पर और कला जो हमारा जो क्षेत्र है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग महिला शिक्षा की बात करते हैं, कहा जाता है कि एक परिवार में अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो वो पूरे पीढ़ी के शिक्षित होने की नींव वही डलती है। अगर आज का समय अगर हम देखें तो आज भी रूरल की तरफ यानी गांव की ओर अगर हम जाएं तो वहां आज भी महिलाओं में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। जिन महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिलता है उन्हें कहीं ना कहीं शहर का रुख करना पड़ता है और उसके बाद भी कुछ बायसेस हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम लोग कभी विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं तो महिला पर आकर टिक जाता है होम साइंस। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। आज के दिन में महिलाएं हर वो काम कर रही हैं। क्या ये बात हमको बताना पड़ेगा कि कल्पना चावला कौन थी? उनके काम के विषय में आपको बताना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की शिक्षा के ऊपर आज भी हम लोग उतना जोर नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। नहीं तो आज भी हम लोगों को जब हम एक ये कह दिया जाए कि विमेंस डिग्री कॉलेज या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जैसे कि आज हमारी एक जो आज की जो गेस्ट है वो एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है, बात भी हम इसी क्षेत्र में करें। लेकिन आज हम कुछ विडंबनाओं के ऊपर, कुछ आयरनीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी के पास और उनसे बात करते हैं। टोटल अमूमन हम बात करेंगे आपके महिला शिक्षा के ऊपर और साथ ही में कला क्षेत्र के ऊपर। तो बात करते हैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी से। तो दोस्तों, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है। अनुराधा जी, करियर काउच के इस कार्यक्रम पर प्राइम टीवी के स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक महिला हैं और ऊपर से एक महिला परास्नातक एक विद्यालय की आप उसकी आप अध्यक्षा भी हैं उसकी, तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपके रूप में, आपके अगर एक महिला से पूछा जाए महिला शिक्षा के ऊपर, क्या हमारा देश वाकई महिला शिक्षा के लिए काफी कर रहा है? मैं इस बात को कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि वर्तमान में बच्चियां और सरकार और समाज इस चीज को लेकर के, जिसको आप शिक्षा कह रहे हैं, देखिए शिक्षा बड़ी व्यापक होती है। शिक्षा केवल किताबों में पढ़ी जाने वाली चीज ही शिक्षा नहीं है। बिल्कुल सही बात। किसी विषय विशेष की निपुणता ही शिक्षा नहीं है। सरकार से लेकर के कई सामाजिक संस्थाएं और जितना मैं देख पा रही हूँ विगत कई वर्षों में कि माँ बाप भी, वो जमाना मुझको जाता सा नजर आ रहा है जब लड़के के लिए कहा जाता था कि ये जाएगा, लड़की थोड़ा रुक जाए, घर देख ले। मेरे ख्याल से ये जो वर्जना थी बालिकाओं की शिक्षा में कि पुत्र आगे हों और पुत्रियां पीछे हों, ये बहुत कुछ टूटी भी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुमंगला योजना सरकार की, मिशन शक्ति, सुमंगला योजना में वो जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं जो नहीं फीस दे सकते हैं, उनको प्राइमरी से लेकर इंटर और उसके आगे ग्रेजुएट तक में सरकार उनको स्कॉलरशिप देने का प्रयास कर रही है। और आप अभी जानते ही होंगे कि बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट्स, जिससे कि वो आधुनिक और नई शिक्षा से और विश्वव्यापी वर्तमान ज्ञान से जुड़ सकें, ये सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत बात यह है कि परिदृश्य बदल चुका है और अपनी जवानी में आ चुका है। मैम, ये बात आपने बहुत सही बात कही कि
एक तरीके से धीमे धीमे वो जो परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल रहा है, अभी बदलने के प्रयास में है, बदल रहा है। एक बहुत बड़ी चीज है उसको कहना, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं हो सकता। खैर, अगर उस अवस्था की भी बात करें, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की जी, ऑलराउंड डेवलपमेंट की जी, तो क्या वाकई सर्वांगीण विकास बालिकाओं में, भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वाकई आपको दिख रहा है कि अब सर्वांगीण विकास पर हम लोग पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं? मैं बहुत खुश हुई बताते हुए कि जी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी मैंने आपको अपने मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति जी, जिसमें वो कन्याओं को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, उसके साथ शारीरिक रूप से वो कैसे समर्थ हो, संपन्न हो, ये सभी कॉलेजेस में, मैं डिग्री लेवल की बात कर रही हूँ, ये लगातार 4 वर्षों से लगातार चल रहा है। लड़कियां इसकी ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ ही साथ कॉलेजेस में अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से वो अपनी वाक्पटुता का, वो अपनी कला का, वो अपने संगीत का, नृत्य का, अभिव्यक्ति क्षमता का कैसे विकास करें, इस तरह की ट्रेनिंग है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको ले करके बहुत सजग है और वो प्रारूप में इसको इस तरह से ढाल रही है कि बच्चों को इन सारी चीजों के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा मिले और वो समर्थ हो। मैं बच्चियों की बात कर रही हूँ। बच्चियों के लिए सचमुच इतने प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास के क्षेत्र में हम इसको स्वर्णकाल कह सकते हैं। वाह, ये बात बहुत अच्छी बात कही कि प्रयास के क्षेत्र में भारत में एक स्वर्णकाल जरूर दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं बिल्कुल जैसा कि अनुराधा जी ने कहा कि अब जो सर्वांगीण विकास है, यानी बच्चों की अब फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल एबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए कई प्रयास सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं और हर एक कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अपने आप में वो तब्दीलियां ला रही हैं। एनईपी जब से इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें देखा गया तो स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन हम जिस परिदृश्य की बात करें मैम, वहाँ पे एक विभाजन भी है और वो है शहरी और ग्रामीण। हमारी जो शहरी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो ग्रामीण परिस्थिति से आज भी बहुत अलग है। अगर हम थोड़ा सा लखनऊ से ही कुछ एक 40-50 किलोमीटर के आगे की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो आज भी वहाँ पे कम आयु में महिलाओं में गर्भावस्था धारण करने की अभी भी दिखाई पड़ता है। समस्या इसके साथ साथ कुछ और भी आती है। बात आती है पर्सनल हाइजीन की। हम उसी देश में रहते हैं जहां पे सैनिटरी पैड को लेकर एक मूवी बनती है, उसके बाद से एक मुहिम छिड़ जाता है। लेकिन आज भी गांव में कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है, उन बच्चियों तक आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो फिर ये शिक्षा को, यानी शहरी शिक्षा को और ग्रामीण शिक्षा को कहां पे हम एक जगह मिला पाएंगे मैम? देखिए, जहाँ तक आप ये बात अभी आपने कही कि अगर लखनऊ परिक्षेत्र के 40-50 किलोमीटर पर जाएं तो इस तरह की चीज़ें हमको कुछ अल्प मात्रा में दिखाई पड़ती है, नदारद हैं, तो इसको भी मैं संशोधित करना ये चाहूँगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे लखनऊ से इतनी ही दूरी पर स्थापित हैं और जिस भाव विचार की भी मैंने बात की, मिशन शक्ति की, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा और उन्नति तीनों चीज की ट्रेनिंग है, वो वहाँ भी हो रही है। और जो बात आपने स्वास्थ्य को लेकर के या लड़कियों में उस अवेयरनेस को लेकर के जिसके कारण उनका शारीरिक क्षमता क्षीण न हो, ये अवेयरनेस उनमें आए, तो इस दिशा में भी निरंतर कॉलेजेस के लेवल पर वहाँ के शिक्षक, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, उनके द्वारा बुलाए हुए अतिथि, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स ये बता रहे हैं निरंतर कि अल्प वय में विवाह, गर्भावस्था धारण किस तरह से उनके लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल सही बात। तो चीजें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, रिसीव भी की जा रही हैं। मैं ये भी लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टोकूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप एक सरकारी महिला विद्यालय की आप एक प्राध्यापिका हैं, जी, सही? जी। क्या
हर एक विद्यालय अगर अपने क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में इस प्रकार के अगर शिक्षा को अगर प्रचारित और प्रसारित करने का अगर एक कुछ ठान ले और ऐसे कुछ मुहिम चलाए वहाँ से छोटे छोटे जगहों पर, तो क्या ये चीज़ें और आसान नहीं हो सकती? इस संदर्भ में भी मैं आपको बताऊं, प्रत्येक महाविद्यालय में एनएसएस, रेंजर्स, एनसीसी की सब जगह नहीं कह सकती हूँ, पर एनएसएस और रेंजर्स की इकाइयाँ होती हैं जी। वहाँ अगर कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो वे, और जहाँ लड़कियां हैं वो स्वयं जा कर के गांव-गांव मलिन बस्तियों में जहाँ गरीबी है और जो शायद नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कितना साफ रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जीवन को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, तो इस संदर्भ में महाविद्यालय की बालिकाएं एनएसएस के बैनर के अंतर्गत जाकर के उनको अवेयर करती हैं, बताती हैं बॉडी हाइजीन के बारे में। इनफैक्ट मानसिक जो आजकल अवसाद की स्थितियां हैं, वो बच्चे जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे जब उनको बताते हैं, बच्चे जब उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, बच्चे जब उनको जानकारी देते हैं, तो शायद उसको वो ज़्यादा ग्रेस्प करते हैं। क्योंकि कभी कभी बड़ों की बातें ऐसा लगता है कि ये निरंतर उपदेश दे रहे हैं, सही बात। वो ग्रहण करने में उतना उनको अपने वय की बच्ची के साथ मिलके, लड़की के साथ मिलके, छात्रा के साथ मिलकर के जो एक मैं कहना चाहूँगी जो तालमेल उनके भावों में और विचारों में होता है, उस दिशा में भी अधिकांश महाविद्यालय काम कर रहे हैं। मैम, मुझे आपसे एक डेटा है जो आपसे के साथ साझा करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी बाराबंकी में हाल ही में एक अनीता कश्यप नाम की एक बालिका जो है, उसने एक राइटअप लिखा प्रधानमंत्री जी को, जिसमें बड़ी खूबसूरती से उसने एक चर्चा की कि प्रधानमंत्री जी, शिक्षा पूरे देश में बढ़ रही, कहीं पे हर जगह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव में अभी भी टॉयलेट का निर्माण नहीं हुआ है। हम आज भी खेतों में जाते हैं, जिसकी वजह से हम बालिकाओं को विशेषकर कई तरीके की परेशानियां आती हैं। मैम, हम लोग एक तरफ शिक्षा के विषय में इतनी बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां टॉयलेट बनाइए, यानी एक शौचालय का निर्माण करिए और उसका प्रयोग करिए, इसके लिए एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है। दोस्तों, हम लोग को बताया जाता है कि स्वच्छ रहने में, स्वच्छता में हमारी भलाई क्या है, ये हमको बताना पड़ता है। एक मूवी बनानी पड़ती है टॉयलेट बनाने के लिए, सिर्फ टॉयलेट नाम से एक मूवी बन जाती है। यहां पे स्वच्छता के लिए भी एक अभियान की जरूरत होती है। सड़क पर चलते हैं तो एक रेड लाइट जलता है, उसको ना तोड़ें, वो भी समझाया जाता है। अगर आप टू व्हीलर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, इसके लिए भी हम लोग को जोर देना पड़ता है, इन्फोर्स करना पड़ता है। मैम, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शिक्षा, यहाँ पे बालिकाओं की बात हो रही थी, लेकिन एक पूरी तरीके से शिक्षा समाज पर हम लोग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या वाकई हम लोग शिक्षित हैं या हम लोग सिर्फ एक लिटरेट हैं। देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट। और कहीं पे कहीं हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करें। मैम, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अब छोटे छोटे कैंप्स की ये दरकार पड़ गई है कि ये जो छोटे छोटे मानवाधिकार के लेकर बात होती है, जो मेरा आज राइट है वो आपकी ड्यूटी होगी, जो आपका जो राइट हो सकता है वो मेरे लिए ड्यूटी हो सकती है, इसको बनाने के लिए छोटे छोटे अगर कैंप्स अलग अलग विद्यालयों में क्या किए जा रहे हैं या ऐसी कोई योजना में है? जी, किए भी जा रहे हैं और योजना में भी है। लगातार सरकार इसका सर्वे कराती है कि मानवाधिकार संबंधित ज्ञान बालिकाओं को है या नहीं, उन्हें अपने अधिकार के प्रति वो सजग है या नहीं। निरंतर महाविद्यालयों में इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनके लिए लेक्चर्स किए जाते हैं। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि ये तो हमारे देश का शायद दुर्भाग्य था कि ये जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, जहाँ पे इतने ज्ञानी ध्यानी, जहाँ से बहुत सारे क्षेत्रों में विश्व ने अपना को रास्ता मिला, वहाँ एक मौलिक जरूरत गायब थी कि हम सफाई से रहें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत लोगों के विरोध के बाद और बहुत लोगों के खिल्ली उड़ाए जाने पर भी
इस दिशा में एक समाज सुधारक की तरह काम किया। बिल्कुल सही बात। और ये अवेयरनेस कि मैं अपने घर को बुहार लूं, कूड़ा बाहर सड़क पर डाल दूं, इसको मैनेज करवाया, ये बताया कि सड़क भी तुम्हारी है और ये मोहल्ला सही बात है, सही बात है। तो शुभंकर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीजें बदल रही हैं, बदलने के प्रोसेस में है। सरकार इस तरफ, सच में बहुत छोटी सी बात है, बहुत कभी कभी शर्म भी आती है इस बात पर कि हम इतनी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं और मूल बात से दूर थे। सही बात है कि हमारी स्त्रियां, जिनके कारण जो धुरी है इस संसार के संचरण की, स्त्री नहीं होती तो संतति नहीं होती, और संतति नहीं होती तो ये संसार आगे कैसे बढ़ता। सही बात है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के इतनी उपेक्षा थी, इतनी बताइए। अवहेलना थी। ये बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि इन चीजों के प्रति लगातार आप जो कह रहे हैं, मैंने पहले सजगता कहा, जो है वो बढ़ रही है। कैंपेन, सही बात है। बहुत प्रयास हो रहे हैं और मेरे ख्याल से उनमें गति भी काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने बहुत खूबसूरती से इस पहलू को समझाया है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे महिला शिक्षा, सर्वांगीण विकास और एक पूर्ण तरीके से शिक्षा के विषय में भी हम लोगों ने बात की, जहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में बात हुई। अब एक बहुमूल्य चीज, और वो भी आपके क्षेत्र से, यानी कला क्षेत्र की बात करते हैं, आर्ट्स। आज एक ऐसा समय है अनुराधा जी जहाँ पे अगर एक पुरुष होकर भी अगर कला क्षेत्र की अगर चयन करता हूँ, तो सबसे पहला जो एक मनोभाव जो हमको सामने आना पड़ता है वो ये है, अच्छा विज्ञान में कर नहीं पाया होगा, वाणिज्य में शायद इसके जो हाथ जो है थोड़े तंग रहे होंगे, तो इसलिए कला में गया है, या तो लड़का मेहनत नहीं करना चाहता है। मतलब हमेशा एक बायस बना रहा। इस प्रकार की एक जो भावना है कला क्षेत्र के प्रति, इसकी वजह से मैंने देखा कि कला क्षेत्र के कई ऐसे अंग, जैसे कि अगर देख लीजिए तो साहित्य। एक समय था दोस्तों जब दूरदर्शन एक बहुत छोटे समय काल के लिए खुलता था और उसमें एक साहित्यिक चर्चा होती थी। उस समय मुद्रा राक्षस, केपी सक्सेना जी, यही हमारे लखनऊ से उठे जितने बड़े बड़े राइटर्स थे, अमृतलाल नागर, इन लोगों के लेख के विषय में, पुस्तकों के विषय में चर्चाएं होती थी, साहित्य के विषय में चर्चा होती थी। आज के दिन में हम लोग किताब मिले की इंतज़ार करते हैं। हम लोग को लगता है कि बुक एग्जीबिशन होगा, बुक फेयर्स होंगे, लिटफेस्ट होगा, तब जाके, लिटफेस्ट तो अब शब्द आने लगे हैं, अब यहाँ पे लखनऊ में होने लगा है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है अनुराधा जी कि नहीं सही हो रहा, साहित्य के साथ हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, साहित्य कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उसका विकास कहीं ना कहीं रुक गया। शुभंकर जी, बहुत आपने मेरे मन की बात पूछी है मुझसे, और ये इतना, चूँकि मैं स्वयं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ और साहित्य से प्राप्त होने वाले यश और संतुष्टि को मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता। सही बात है। यश भी मिला और संतुष्टि भी मिली। देखिए साहित्य क्या है, साहित्य मेरी और आपकी बात है ना, साहित्य जीवन की बात है। वैसे बीच में काल ऐसा आया कि एकदम ऐसा लगता था कि जिसको कुछ नहीं करना है वो कला में चला जाए कला में चला जाए और लिटरेचर ले ले, वहाँ पास हो जाए। सही बात है। पर अब बच्चे, ये अवेयरनेस शहरों में तो आ चुकी है। शहरों में बच्चे, देखिए आप जहाँ बैठे हैं, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के लिए ये करियर ऑप्शन है। सही तो बात। आपका यहाँ पे मुझसे बातचीत करने में आपकी अगर अभिरुचि चतुर्दिक नहीं होगी, आप साहित्य, संगीत और कला के विशेष अवयव उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो बात कैसे कर पाएंगे। सही बात है। एक बहुत रोचक कैरियर है, बहुत ब्राइट कैरियर बच्चे इसमें बना रहे हैं, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी सी किंचित बच्चों से ज्यादा उनके बड़ों में यह अवधारणा है कि मेरा बच्चा अगर इंटर में अच्छे नंबर लाया है तो उसको साइंस लेनी चाहिए, उसको कॉमर्स लेनी चाहिए। तो इसको आपके चैनल के माध्यम से प्राचार्य होने के नाते तो मैं इस बारे में लगातार जागृत करती रहती हूँ कि अन्य विषय, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, लिटरेचर हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अरबी, कोई भी लिटरेचर हो, वो आपकी लिए भविष्य में कितने सारे रास्ते खोलता है। हाँ, ये निरंतर एक ऐसी चीज है
जिस पर लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। और रही बात साहित्य की, तो देखिए ये IT एज है, इसमें बच्चे उस तरफ सबसे ज्यादा जा रहे हैं, किंतु वो उस एज में भी अगर आपका मन साहित्यिक नहीं है तो आप वहाँ उतनी अच्छी उड़ान नहीं भर पाएंगे, आप उन चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर हम मानव के मन तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम इंसान की मौलिकता तक नहीं जा पा रहे हैं, तो शायद वो हर क्षेत्र थोड़े दिन बाद पीछे हो जाता है। सही बात है। बहुत सही कुछ बात होने के बाद भी पूरे संसार में कहीं भी साहित्य के विभाग बंद नहीं हुए। सही बात है। वो लगातार चल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरी फैकल्टी के लोग भी उसमें रुचि ले रहे हैं। अनुराधा जी, जहाँ तक बात अभिरुचि की थी, जहाँ तक बात ये थी कि शायद लोगों तक ये बात पहुँच नहीं पा रही थी कि साहित्य में जाने के बाद उनको जो आगे करियर में मिलने वाले लाभ कैसे होंगे। इस वजह से भी कई बच्चे वो साहित्य से पीछे हट जाते हैं, डरते हैं साहित्य लेने से कि क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं, मास कॉम में आने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सवाल भेजते हैं वो जरूर उनके पास सवाल रहता है कि हर कोई तो न्यूज़ चैनल में नहीं पहुंचेगा, हर कोई तो बड़े अखबार में नहीं लिख पाएगा, फिर हमारा क्या होगा। मैम, ये जो एक सवाल है, जब तक इन सवालों का हम जवाब नहीं देंगे तब तक कहीं ना कहीं हम आर्ट्स को भी ठीक से प्रोपोगेट नहीं कर रहे होंगे। पहले उनके इन सवालों के उत्तर देना बहुत आवश्यक है कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें जो प्रथम आती है वो ये आती है कि लड़कियां एक लाइन बहुत चुनती हैं, वो है टीचिंग वाली लाइन। टीचिंग में जाती हैं। आप बात सही कह रहे हैं कि सारे लोग न्यूज़ चैनल में नहीं जा सकते, सारे लोग लेखक नहीं बन सकते और सारे लोग टीचर भी नहीं बन सकते, किंतु इसके अलावा ये विषय अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके हेल्प करता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां पर इस विषय की दरकार ना हो। हाँ, थोड़ी जागृति की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है। अगर भाषा अच्छी होती है तो आप किसी भी एक अगर उत्तर भी अगर आपको बनाना होता है तो कहा जाता है कि अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ ही जाएंगे। आपने एक शब्द पकड़ लिया और वहाँ पे भी आप उसके ऊपर पूरी गाथा लिख सकते हैं। तो साहित्यिक होना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है, यही ना। लेकिन अनुराधा जी, एक टिपिकली थोड़ा सा और हम चीज़ के कोर में जाते हैं। अब समय है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये AI जो है आज के दिन में सिर्फ साइंस वालों को, कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं डरा रहा है, ये आम आदमी को बहुत ज़्यादा डरा रहा है। ये साहित्यिक वालों को भी बहुत लोग, मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा चिंतित कर रहा है। क्यों? ChatGPT का टाइम है साहब, AI का टाइम है। कंटेंट जो है वो ऑटो जनरेट होने लग रहा है। आप कहानियां लिख सकते हैं, कंप्यूटर को बता दीजिए, वो लिख के पेश कर दे रहा है आपके सामने। तो कहीं ना कहीं जो एक डिपेंडेबिलिटी थी, एक ह्यूमन डिपेंडेबिलिटी थी, आप एक मानव के ऊपर आप डिपेंडेंट होते थे, उसके ऊपर आप निर्भर होते थे कि अच्छा एक साहित्यिक आपके सामने एक प्रोडक्शन सामने आएगा। लेकिन आज ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कर दे रही हैं। आप लैंग्वेज लिखते हैं, उसका करेक्शन कंप्यूटर कर दे रही है, ऑटो करेक्शंस हो जा रहे हैं, सारे लैंग्वेजेस में हो रही है। फिर अब लोग हिंदी भाषा में MA क्यों करेंगे, इंग्लिश में MA क्यों करेंगे, यानी भाषा में सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन क्यों करेंगे। एक सवाल यहाँ पे सवालिया निशान आ जाता है। और साथ ही में एक और सवालिया निशान आता है, घोस्ट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। फेसबुक खोलिए, तमाम ऐड आने शुरू हो जाते हैं घोस्ट राइटर्स के ऊपर, एक के बाद एक। आप घर पे बैठिए, हम आपके लिए किताब लिखेंगे, आपको सिर्फ अपना नाम छापना है। बताइए, ऐसी जो अब हम लोगों ने परिवेश बना दिया, इस परिवेश में क्या जो लोगों ने कला क्षेत्र का चयन किया है उनका डरना वो स्वाभाविक है कि नहीं है? बड़ा सामयिक और सच में थोड़ा परेशान करने वाला सवाल है। आप ChatGPT की बात जो कर रहे हैं उसमें मैंने खुद जैसे प्रयास होता है ना कि हम भी देखें कि क्या हो रहा है, तो कुछ चीज़ें उसमें ठीक मिली शुभंकर जी, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। और कुछ चीज़ें बहुत टेक्निकल और सूखी मिली, मतलब उसकी आत्मा गायब थी। साहित्य मुख्य रूप से
आत्मा की बात करता है, मन की बात करता है। तो इस चीज को तो मैंने स्वयं महसूस कर लिया। कोई भी चीज आती है पूरे वेग के साथ आती है, किंतु अगर उसमें आत्मा नहीं है, उसमें मौलिकता नहीं है, तो वो आंधी में उड़ जाती है। इसका भी हश्र वैसा ही होगा, मैं जैसा महसूस करती हूँ जी। रही बात आप जो घोस्ट राइटर्स की बात कर रहे थे क्या, तो एक ये जो समय की गति इतनी तीव्र हो चुकी है वर्तमान में, और जिसके विरोध में ये देश सदा था। हमारा देश साधना वाला देश रहा है। हम लोग साधना करते हुए किसी भी कैरियर में, चाहे वो संगीत हो, संगीत में रियाज करते थे, गुरु अपने साथ बच्चों को रखते थे, फिर सही समय आने पर मंच पर उतारते थे, ये गाय। कारण बेताबी, बेचैनी, प्रशंसा पाने की लिप्सा और अतिशीघ्र फेमस होने की जो अदम्य लालसा है। तो ये तो एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लोग एक अलग सेशन कर सकते हैं। देखिए, ये लालसाएं, ये तीव्रताएं फिर उन्हीं चीजों को लाएंगी। और जिन राइटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये आज नहीं है। हमारे यहाँ रीति काल में जो नाम फेमस हो जाता था, तो बहुत से जो छुटभइये लेखक कवि हुआ करते थे, वो उनके नाम से लिखा करते थे। अच्छा, कहीं आप थोड़ा सा इंगित मैं इस तरीके से ले जा सकता हूँ, ऐसी जगह पे मैं छेड़ रहा हूँ कि हो सकता है कल ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो सके, लेकिन कहा जाता है महाभारत की जो रचना है वो जो है ऋषि वेदव्यास ने वो बोला था, लेकिन लिखा किसने था? गणेश जी ने। किस चीज से लिखा था? उनका जो आधा दांत जो टूट गया था, उस दांत का इस्तेमाल किया गया था महाभारत का लेख पूरा करने के लिए। तो ये भी तो एक मतलब अब उसको अवधारणा कहें, एक हम लोग का एक मतलब हम लोग इसको मानते चले हैं, तो आज भी चल रहा है। वो भी तो एक तरीके से घोस्ट राइटर हुए थे। मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया था चर्चा मतलब घोस्ट राइटर थे, तो घोस्ट राइटर से डरने की बात नहीं। अगर वेदव्यास मुनि इस्तेमाल करते हैं, व्यास ऋषि इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? और इससे किसी न किसी का अपॉर्चुनिटी बनते हैं किसी ने अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अच्छा, ये सब तो थोड़ी हंसी मजाक की बात थी, जो कि मुझे लगा कि इतनी बड़ी प्रोफेसर हमारे साथ बैठी हैं, हर रोज ऐसा मौका हमें स्टूडियो में नहीं मिलता है, तो थोड़ी छेड़छाड़ भी होनी चाहिए। तो मैम, अब कुछ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से मैं इस चीज़ को मैं अंत करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि आज के दिन में जो एमए हिंदी कर रहे हैं या साहित्य लेके जो करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उनके लिए कैसी ओपनिंग्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? अब आने वाले समय में जो आर्ट्स लेके चल रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगी उनके करियर के लिए? तो इनको करियर की दिशा के लिए कुछ आपकी कुछ अगर छोटी छोटी टिप्पणियां मिले। देखिए, बहुत छोटी, मैं बहुत जल्दी से अपनी बात कहती हूँ। बहुत सारे विषय हैं, मैं साहित्य पर सबसे बाद में बात करूँगी। बहुत सारे विषय हैं, समाजशास्त्र है, सोशल वर्क है, जहाँ बहुत असीमित स्वयं से काम करने वाले स्कोप है, बच्चे वहाँ जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अनगिनत स्कोप है, आप बढ़िए तो आगे। इकोनॉमिक्स तो इतनी जबरदस्त टक्कर दे रहा है कॉमर्स को। पर फिर एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ एक्सेल करिए, वहाँ सीखिए, वहाँ तुरंत ज्ञानी होने की उम्मीद मत रखिए। हाँ, मेहनत करिए। बिल्कुल सही बात, ये बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हर विभाग एक मनोवैज्ञानिक को अपने यहाँ रख रहा है। और समय की विडंबना आप जान ही रहे हैं जी। एक वो चीज जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, वो है क्या? अवसाद। ये क्या होता है? ये देश तो अवसाद को नहीं जानता था, पर जो जीवन शैली हो गई है हमारी, जो हमारी लालसाएं हो गई हैं, वो हमको उधर की तरफ ले जा रही हैं। तो मनोवैज्ञानिक वहां पर एक बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं। आप मन से आइए तो उतरिए तो चटपट कुछ नहीं होता, वो विधान कभी भी नहीं था। अब हम आते हैं साहित्य की तरफ। देखिए, साहित्य में बहुत खूबसूरत क्षेत्र था ट्रांसलेशन का, आज भी है। साहित्य, ये हर विभाग में एक अनुवाद अधिकारी होता है जी। और साहित्य में आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां पर अनगिनत डायलॉग्स लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, सही बात है, इतनी सारी चीजें हैं। आप प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग के जो पूरे किट्स बनते हैं वो पूरा लगाया जाता है। यूपी टूरिज्म का अगर देख लीजिए, इतने खूबसूरत उनकी जो लिटरेचर्स बनी है, तो जिन्होंने लिखी है वाकई, और इतने यंग मैंने देखा राइटर्स हैं आज के दिन में। तो दोस्तों,
वाकई आप सही कह रही मैम कि इसमें अगर आपके मन में अगर आपने कोई चीज ठान ली है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जी, आप कुछ अपूर्व अवधारणा मत बनाइए। मेरा तो ये कहना है, जिसको मैं अक्सर अपने क्लास में भी कहती थी, कि शिद्दत से जो काम किया जाए, उस शिद्दत, उस जज्बे से पढ़िए, उसमें डूब जाइए। देखिए कितने सुंदर रास्ते निकलते हैं। जहाँ पर बीमारी है तो एक शिद्दत से मारिए, आदमी सही याद बात। रखे। तो वो बहुत जरूरी है छात्रों के लिए कि हम मन से डूबे, हम हड़बड़ाए नहीं, बड़बड़ाए जी, नहीं जी। और बहुत जल्दी न करें। दोस्तों, आपने अभी तक अनुराधा जी की बात सुनते हुए एक बात समझ ली होगी, इनकी जो भाषा शैली है, इनके जो बोलने की जो कला है, ये कवित्री भी हैं। ये बात अब तक आपको झलक मिल गई होगी। इतने अच्छे, इतने खूबसूरत शब्द और किसी के पास ये जो पूंजी है, सबके पास होती नहीं है। तो मैम, आपकी उस पूंजी से मैं चाहूँगा कि कुछ अगर एक दो पंक्तियाँ अगर आप हमें अगर प्रस्तुत कर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए शुभंकर जी, मैं एक बात, चूंकि मैं पहले टीचर थी, बाद में प्रिंसिपल हुई, मैं छात्र छात्राओं के संपर्क में रहती हूँ और मैं निरंतर चाहती हूँ कि उनकी जो उम्र है वो खिलखिलाती रहे, बिल्कुल, खुश बिल्कुल। रहे। हम जब खुश होते हैं तो हमारे जो हार्मोन सिक्रेशन है वो अलग तरीके के होते हैं और वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, क्या वो बात। हमको नए नए रास्ते दिखाते हैं। कुछ लाइनें मैंने लिखी थी। मैं बच्चों से हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती थी कि बताओ तुम में से कौन दुखी होना चाहता है। वैसी बात है, कोई भी नहीं, सब खुश रहना चाहते हैं जीवन में, और ये सारा उद्योग है ही उसी के लिए कि हम मुस्कुराते रहें। सही बात है। तो कुछ लाइनें हैं कि ये जो खुशियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े प्रयास करते हैं ना हम लोग, कि ये जो खुशियाँ हैं होती क्या है? बच्चे की किलकारी, उनकी बातें प्यारी प्यारी, चिड़िया की फुदकन, अगर आप देखें तो आप उसको देख के भी खुश हो सकते हैं। मछली की डुबकन, वो कैसे आप एक्वेरियम में देखें, जू में देखें, जहाँ चाहें आप प्रकृति की ओर बढ़िए तो आप उनका हंसना, नाचना, गाना देखिए। तो फिर से बात शुरू करती हूँ कि ये खुशियाँ होती क्या है। बच्चों की किलकारी, उनकी बातें प्यारी प्यारी, चिड़ियों की फुदकन, मछली की डुबकन, फूलों का खिलना, पेड़ों का हिलना, सूरज का जाना, चंदा का आना, हमारा सोना, जागना, हंसना, बोलना, यही सब तो है खुशियाँ। तो फिर क्यों इतनी आपाधापी है? क्यों अधिकार अनधिकार की आंधी आती है? हम क्यों इतना लड़ते हैं? खुशियाँ तो हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिल जाती हैं। क्या बात, क्या तो बात। उनको बनाए रखिए, मन से अपने काम कीजिए, जीवन को पूरी शिद्दत के साथ जिए। ये मेरा प्रत्येक छात्र से, प्रत्येक जवान बच्चे से अनुरोध है कि मायूस मत हो। मायूसी आए तो इस प्रकृति में घूमने वाले कितने सारे उपादान हैं, उनसे कुछ शिक्षा लो और जीवन को आगे बढ़ाओ। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। इतनी खूबसूरती से जो है, कभी भी हमारे किसी एपिसोड का अंत मुझे नहीं याद आता है जहाँ पे आपने जो पंक्तियाँ जो प्रस्तुत की हैं, वाह क्या बात। मुझे दिल से बड़ी तारीफ ही कर सकता हूँ आपके इन कुछ पंक्तियों की, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो शब्द हैं, ये मैगजीन्स के द्वारा, अखबारों के द्वारा हम ये ऐसा पढ़ते रहें आपको, और आगे आने वाले कई एपिसोड्स में हम फिर से आपको एक बार अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। जब जब दरकार होगी, कुछ इस प्रकार की पंक्तियों की, खूबसूरत पंक्तियां सुनने का जब जब इच्छा होगी, आपको फिर से हम लोग याद करेंगे। अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। दोस्तों, ये थी प्रोफेसर अनुराधा तिवारी, प्रिंसिपल नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स पीजी कॉलेज। तो दोस्तों, आज के इस पूरे एपिसोड में एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आप में अगर इच्छा है और कला के प्रति अगर आपकी वो जो प्यार है वो अगर वाकई है, तो आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी आपके अंदर की जो आपकी जो स्किल है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। एक बात हम लोग को समझने की जरूरत है, जब मौलिक अधिकारों की भी इस एपिसोड में बातचीत हुई, इसके प्रति सजग होना, इसका सजग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ अधिकार लेके बात करें। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा अधिकार है, तब हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, उस कर्तव्य के प्रति भी हमें सजग होना पड़ेगा।
हमें कोई नहीं बताएगा कि लाल बत्ती पर रुकना है, ये हमें समझना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा। हेलमेट पहनना खुद से मान लेते हैं, खुद से हेलमेट पहन लेते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए है। ऐसी कुछ बातों के साथ हम हमेशा अपेक्षा ये करते हैं कि जो है आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमसे ऐसे अपने प्रश्न पहुंचाते रहेंगे। और कुछ डिटेल्स के साथ अब हम लोग चलते हैं शिमुल के पास, जो आपको बताएंगी हमारे जो कुछ कंपटीशंस और प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, उससे जुड़ना मत भूलिएगा। हाल ही में आपने देखा हॉन्क लिटिल मास्टर्स, मजा आया था ना? तो ऐसे कई और भी इवेंट्स आ रहे हैं, उसको लेके चलिए बात करते हैं शिमुल से। ओवर टू शिमुल। आज के एपिसोड के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, करियर काउच विद शुभांकर अभी बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स भी ला रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, इवेंट्स वॉलंटियरिंग में इंटरेस्टेड है, आप मुझसे आके मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे बात कर सकते हैं। मैं यही बात बार बार बोलती हूँ, हर एपिसोड में बोलती हूँ कि आप हर एक स्टूडेंट यूनिक है और आप सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए स्पेशल है, बिकॉज आप सब में इंडिविजुअल टैलेंट्स है और हमारा यही कोशिश है कि हम वो टैलेंट सबके सामने तक लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर ओनली एट प्राइम टीवी एवरी संडे 9 PM। तब तक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।